अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। जी, इस वक्त दुनिया की यकीनन बदलती हुई जो सूरत हाल है उसमें बेतहाशा ऐसे इशूज़ हैं जो एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि जो हल तलब इशूज़ हैं। लेकिन आज की मौजूदा सूरत हाल में अगर बात कर ली जाए तो यकीनन फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर का इशू भी जो है वो साल साल से जो है वो यकीनन एक कशीदगी का शिकार था। लेकिन गुज़िश्ता जो सूरत हाल रही है गुज़िश्ता सालों में, उसके बाद जिस हद तक जो एक आप कह सकते हैं कि एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है, और उसके बाद जो है वो यकीनन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस हद तक सिफारती सतह पर जो काविशें हमने देखी हूँ उसमें भी जो है वो पाकिस्तान अपनी जो पूरी तगोदौ के साथ जो है वो लगा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो जिस तेज़ी से इस वक्त जो खित्ते में बिलखुसूस शिफ्ट आ रहा है, एक तरफ जो है वो हम देखते हैं कि चाइना के साथ जो है वो एक ईरान का जिस तरीके से अटैच होना, ये जो $400 बिलियन का जो एक एग्रीमेंट ईरान के साथ होना, और उसके साथ साथ जो एक कन्फ्रंटेशन हमने देखी चाइना और भारत के माबैन, ये खित्ते की वो सूरत हाल थी जो मुसलसल तब्दील होती जा रही है। और उसके साथ साथ अफगान बॉर्डर पे भी जो कशीदा सूरत हाल गाए बगाए पैदा होती रहती है, ये मुख्तलिफ सवालात को जन्म देती है। इस आज की मौजूदा सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का ये बयान कि वो पॉलिसी शिफ्ट जो है वो मिडल ईस्ट से या सऊदीया से जो है वो मलेशिया और टर्की की तरफ जा सकता है, ये बयान जो है वो किस हद तक अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि इस तमाम तर हालात में, क्योंकि पाकिस्तान के यकीनन एक बहुत तवील जो है एक ताल्लुकात है सऊदीया से, उसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के जो आप कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो सऊदीया के साथ मौजूद हैं। और इन तमाम तर हालात में, और अगर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बात कर ली जाए तो वो भी पाकिस्तान के रेमिटेंस की सूरत में जो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान रेमिटेंस कलेक्ट करता है उसका 30% जो है वो हम सऊदीया से कलेक्ट करते हैं। तो क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार हैं वकास अब्रेज साहब, उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे तजियाकार हैं मजहर वाला साहब। सबसे पहले चलते हैं वकास अब्रेज साहब आपकी तरफ, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। ये जितनी तेज़ी से हालात में तब्दीली आ रही है, और यकीनन खित्ते में ऐसी तब्दीली बड़ी वाज़ेह है, चाइना की साथ जो ईरान की सूरत हाल रही या चाइना की जो भारत की जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल रही, उसके बाद पाकिस्तान को यही यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो रुख करना होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि सऊदीया को बिल्कुल साइडलाइन करके जो है वो एकदम रुख चेंज कर ले? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय प्रोस्पेरिटिव। मुसलहत के हाथों सैफ मजबूर होकर जिस्म जचता कहाँ है शहरक से दूर होकर। ये जो खिते में कश्मीर की वजह से कशीदगी है और ये सिलसिला विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि एक साल से जिस तरीके से कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। और हमारे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जो रिसेंट स्टेटमेंट इस हवाले से आई जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम का बयानिया डिस्क्राइब किया, मैं ये समझता हूँ कि हमें शुरू ही से एट द वेरी फर्स्ट डे जब 35 और 370 मुनक़ता किया गया, उस दिन ही से हमें हमारी जो OIC में 57 मुस्लिम कंट्रीज जो उसकी मेंबर्स हैं, हमें सबके साथ अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रखने की जरूरत थी कि कश्मीरी कौम पे जिस तरीके से जबरो इस्तबदाद को रवा रखा जा रहा है, इस तरह तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन राइट्स एक्ट भी, इसका सेक्शन 5 भी इस हवाले से बड़ा क्लियर है। वो ये डिस्क्राइब करता है कि पूरी दुनिया में मौजूदा दौर में 2020 में ना सिर्फ इंसानों के राइट्स हैं बल्कि जानवरों के भी राइट्स हैं, परिंदों के भी राइट्स हैं, बिल्लियों के भी राइट्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में एक साल से जुल्म और बर्बरियत को रवा रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को और हमारी हुकूमत का साहब, हमारी अपनी एफर्ट्स क्या थी उसमें? अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक बेहतरीन तकरीर थी, उसके बाद अब ये एक सियासी नक्शा है, इसके अलावा क्या एफर्ट्स रही? मतलब जहां दो मुख्तलिफ रियासतें टकराती हैं, जहां टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, वहां सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है, सिवाय इसके बेतहाशा मल्टीपल एस्पेक्ट हैं जिन पे बात की जा सकती है।
बिल्कुल मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली स्टेप्स को लेना पड़ता है। कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती। चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसके बाद कोई प्रैक्टिकली या प्रैग्मेटिकली स्टेप्स नहीं लिए गए। हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनके अलायंस में नहीं लिया गया, अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, और डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहे वो रशिया था, वो अमेरिका था, वो यूके था, वो तमाम के तमाम अपने मफादात की जंग लड़ते रहे और उन्होंने हमेशा इंडिया का ही तरफदारी की। पाकिस्तान इस मामले में इंतहाई कमजोर रहा और कमजोरी का मुजाहरा करता रहा। पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करता, दूसरे ममालिक के सामने अपना बयानिया रखता और अपने मौकफ में क्रिस्टल क्लियर होता और उनको ये बताता। देखिए, मैं एक बात जरूर करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक सेब दरख्त से नीचे गिरता है तो न्यूटन इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी करार देता है, लेकिन कश्मीरियों पे जुल्म सितम के बम गिराए जा रहे हैं। क्या यूएनओ को, सिक्योरिटी काउंसिल को ये नजर नहीं आता? आर्टिकल 99 है यूएन चार्टर का, जो सिक्योरिटी काउंसिल पे ये लायबिलिटी इंपोज करता है कि दुनिया में जहां पे भी ब्रीच ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होने की पॉसिबिलिटी हो, आप सो मोटो एक्शन ले और तमाम स्टेट जो कि यूएनओ की मेंबर्स हैं, आप उनको इत्तेमाद में लेने के बाद आप निगोशिएशन करें, कंसिलिएशन करें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करें और उस ब्रीच ऑफ पीस को जो हदशा है उसको खत्म करें। क्योंकि मौजूदा दौर में कभी भी कोई भी मुल्क या ये दुनिया जंगों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों और जालाबारियों के बाद दुनिया ये जान चुकी है कि जंगें कभी भी किसी मसले का हल नहीं रही। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल है, किस चीज का मैंडेट दिया गया है, किस चीज के तहत ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई, इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट गई। जो आर्टिकल 24 है यूएन चार्टर का, वो ये कहता है द प्राइम एंड द बेसिक पर्पस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सिर्फ अमेरिका की है? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अगर यूके की स्टेक हो तो फिर ही आप एक्शन लेंगे? पाकिस्तानियों की, क्या कश्मीर की, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, किसी इन कंट्रीज में से किसी की प्रॉस्पेरिटी या पीस या स्टेक हो या वहां पे जंगी सूरत हाल का सामना हो या फंडामेंटल राइट्स मुकता कर दिए जाए, यही वो अलमिया है यकीनन कि जिसकी बात जो है वो आज भी साल से चलने वाले इश्यूज जो है वो हलतलब है और उसकी तरफ जो है वो किसी की निगाह नहीं है। जनरल अमजद शेख साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, कैसे देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को? पाकिस्तान का ये जो रवैया इतनी तेजी से जिसमें हम तब्दीली देख रहे हैं, बिलखुसूस वजीर खारजा का जो बयान हमारे सामने आया है कि सऊदीया से शिफ्ट की बात की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बयान दिया उन्होंने उसको इस तरह देखिए कि एक फ्रस्ट्रेशन है, एक मायूसी है कि आप एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है, इस्लामी दुनिया का बहुत अहम रुकन है, ओआईसी के फाउंडिंग मेंबर है, आपने ओआईसी को परवान चढ़ाया अपनी मेहनत से, हाथों से, उसको एक शनाख्त दी। मुख्तलिफ हमारे अदवार जो गुजरे उसमें हमारे तमाम लीडर जो हैं वो ओआईसी के लिए बहुत कुछ करते रहे। लेकिन और फिर इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी उम्मा के इत्तेहाद के लिए हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसमें देखने की बात यह कि जब हमारा अपना वक्त आया, हमें जरूरत है अगर सपोर्ट की, तो मुस्लिम उम्मा जो है वो टस से मस नहीं। ये हमें अंदाजा तो है कि इनके मफादात आपस में मिलते नहीं हैं, अलग अलग मफादात हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसी इत्तेहाद वाली सूरत तो है नहीं। लेकिन बात पाकिस्तान की एक अपनी पोजीशन है और जो हिंदुस्तान के साथ मसला वो दो तरह देखा जाता है। एक तो कश्मीर का जो बिल्कुल हमसे मुंसलिक है, लेकिन दूसरा ओआईसी से मुंसलिक है, जहां ओआईसी ने जिस बुनियाद पे भारत को मेंबरशिप दी या उसको वो ऑब्जर्वर ग्रुप दी, ऑब्जर्वर का रोल दिया पहले, और फिर आपने देखा कि सुषमा स्वराज को वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। वो 21 करोड़ आबादी है मुसलमानों की जो भारत में है, तो उसके साथ जो बीत रही है, अगर उससे भी आंखें बंद रखेगी उम्मा और ओआईसी, तो फिर आप सोच लीजिए कि उसकी वक़्त क्या रही। कल वही बाबरी मस्जिद का किस्सा था, अब यही बहाना बन गया कि हर जगह हर मस्जिद पे वो उंगली उठनी शुरू हो गई कि जी यहाँ भी नीचे फला हिंदू देवता की होती थी, यहाँ पे उसका मंदिर था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बुनियाद पड़ गई है, कई मस्जिदें गिरा दी जाएंगी वहां पे। तो अगर आप जिस बुनियाद पे भारत की पोजीशन कर रहे हैं वो बुनियाद ही अगर हिल गई तो ओआईसी उस पर भी नहीं जागी, तो फिर ओआईसी कर क्या रही है? तो ये सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है, ये पूरी उम्मा के लिए सोचने का मकाम है कि ओआईसी क्या सिर्फ एक या दो मुल्कों की गुलाम है, जिस तरह की यूनाइटेड नेशन जो है वो 5 मुल्कों की गुलाम है। इस तरह तो मामला नहीं चलता। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा, इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी बयान नहीं है,
یہ بیان جو ہے یہ صرف ایک سوچ ہے. لیکن وزیر خارجہ کا اس قسم کا بیان یقیناً بہت ساری چیزیں اور اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. مطلب 40 سے 50 لاکھ لوگ آپ کے جو ہے وہ اس وقت اوورسیز پاکستانی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور اس ریمیٹنسز کا 30-40% جو ہے وہ آپ مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں. تو یہ بیان اگر صرف اسی پیرائے میں دیکھنا ہے تو وہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یا مالی یا معاشی فوائد کے لیے آپ بہت ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا کور نیشنل انٹرسٹ قربان نہیں کر سکتے. کشمیر آپ کا کور نیشنل انٹرسٹ ہے، ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے. آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر بھارت کے ساتھ، اگر آئندہ بھی کبھی جنگ ہوتی ہے تو کشمیر کے اوپر ہوتی ہے. کشمیر آج جس حال میں ہے اس حال میں آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر مسلم امہ اس وقت آپ کی اس حال میں مدد نہیں کرتی تو آپ کو بعد میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم نے مسلم امہ کے باقی ممالک کی خدمت کے لیے جانا وہاں پہ؟ وہ تم کرتے ہی آئے ہیں، ہر کسی کا درد لے کے پھرتے رہے. تو یہ وہ چیز ہے سوچنے کی کہ آج جو صورتحال ہے جہاں بھارت دن دنا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق وہاں پہ غصب ہیں، سڑکوں پہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کی لنچنگ ہو رہی ہے، گائے کے گوشت کے اوپر لوگوں کو جانیں چلی گئی. تو یہ بالکل ایسی صورتحال ہے جن صاحب ہے کس کام کے لیے؟ بالکل. مظہر بلال صاحب، کیا یہ جو ٹالرنس کا رویہ تھا ہم کیا سمجھے اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے؟ کمپرومائزز کی جو سفارت کاری ہو رہی تھی، اب پاکستان واقعی کوئی بولڈ اسٹیپ لینے جا رہا ہے، کشمیر کے لیے آگے چلے گا؟ ساتھی ایک تو مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے کیونکہ یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے، دیکھیے پہلی یہ جو جیسے جنرل امجد شیر نے بات کی OIC کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی قوت ہے پاکستان، اس کو نظر انداز کرنا ہی OIC کے ساتھ زیادتی تھی. تو پچھلے سال بھی انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو بلا لیا اور پھر کشمیر ایشو پہ بھی یہ چپ رہے، اور برما میں مسلمانوں کی قتل و غارت ہوئی اس پہ بھی چپ رہے، شام میں قتل و غارت ہوتی رہی اس پہ بھی چپ رہے، فلسطین میں تباہی ہوئی وہاں بھی چپ رہے. تو ابھی بیروت پہ دھماکہ ہوا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیکٹیکل ویپن یوز ہوا ہے، جو چھوٹا کیمیائی ہتھیار ہے وہ استعمال ہوا ہے، لیکن چپ ہے OIC. اب یہ سعودی عرب والے جب سے ان کو تیل مل گیا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم کو بہت بڑی چیزیں بن گئے ہیں. شاید ہمارے لوگوں کو علم نہ ہو کہ 1960 سے پہلے تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی نظام الدین اولیاء دلی سے تیار ہو کے جاتا تھا. اور پھر ان کو کیا یہ یاد نہیں رہا کہ جب خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا تھا تو پاکستان کی فوج نے وہ قبضہ چھڑوایا تھا، اور ابھی بھی یمن بارڈر پہ پاکستانی فوج ان کو بچا رہی ہے، پہرا دے رہی ہے، ورنہ یمنی تو ان کو کچا کھا جائیں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک طرح سے ظالمانہ اور ناانصافی کا رویہ رکھا. ظالمانہ اس لیے کہ یہ دہشت گردوں کو پیسے بھجواتے رہے اور ہمارے ملک میں بلال صاحب آپ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سعودیہ کے تھینکفل رہے، مختلف موقعوں پہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو تھینکس کرتی رہی، شکریہ ادا کرتی رہی، کیونکہ وہاں سے آپ کے معاملات جو ہے وہ روا دوا رہے. حضور گزارش یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ورکرز چونکہ سعودی عرب میں ہیں، ہمارا ایک معاملہ یہ چلتا رہا کہ ہم دونوں امریکن بلاک میں تھے. اب تو امریکن میں بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے. آپ وال اسٹریٹ جرنل پڑھیے آج کا، اس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے چیٹ کیا ہمیں. سعودی عرب جتنا امریکن اسلحہ لیتا رہا وہ ماڈلز چائنا کو بھیجتا رہا، اور سعودی عرب نے چائنا کی مدد سے ایٹمی پروگرام شروع کیا. وہ تو امریکن بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ ہم ایک بلاک میں تھے. اب ریسنٹلی ان کو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہوتی ہوتی جنگ کو روکا. ہمارا وزیر اعظم بھاگا اور ہمارا آرمی چیف کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں کبھی ایران جا رہے ہیں. تو ان مسلمان ملکوں کو خیال ہی نہیں آیا کہ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اور یہ سعودی حکمران پتہ نہیں کس کے اشارے پر اور کیوں چپ رہے. ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن کشمیر کے معاملے میں پچھلے سال 5 اگست کو مودی نے ایک رویہ اختیار کیا
تو ہمارے عرب ملکوں کو ایک تو سرمایہ کاری نکال لینی چاہیے تھی انڈیا سے. بلال صاحب یہ وہی عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے مسئلے پہ آج تک کسی نتیجے پہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. کشمیر کے مسئلے پہ ان سے توقع کرنا یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کشمیر کی اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کی, اور بالخصوص پاکستان کا جو سفارتی رویہ تھا اس میں جو تبدیلی ہم نے دیکھی ہے گزشتہ دنوں میں. بالخصوص شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان کا جو بیان تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا سیاسی نقشہ پیش کیا گیا, اور جس قسم کی جو پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں. بیرسٹر وقاص عبدیل صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. پاکستان کے اوپر ایک لیبل ہے, مطلب بھارت کی ابھی گزشتہ دنوں میں جتنی بھی مودی کی جو ہے ٹرمپ کے ساتھ جو واک تھی, اس سے لے کے آپ جتنی بھی جو ان کی موومنٹ ہے, اس میں وہ لیبل جو ہے وہ آپ کے اوپر آج بھی دہشت گردی کا چشمہ کیا جاتا ہے. جبکہ آج بھی کشمیری جو ہے وہ اسی کسمہ پرسی کی صورتحال میں پاکستان کی طرف سے جو دیگر اقدامات ہوتے تھے اس کی کیا, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, لیبل ہم پہ نہیں ہے بلکہ لیبل ہندوستانیوں پہ ہے. اور ایک لیبل جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ڈیسیژن تھا کلبھوشن یادو کے کیس میں, وہ ایک سرٹیفائیڈ کاپی یا سرٹیفائیڈ ججمنٹ ہے جس میں کلبھوشن یادو کو بھارتی جاسوس قرار دیا گیا. سیکنڈلی جو ابھی نندن تھا, وہ جو اپنا ہتھیارہ لے کے پاکستان میں مذموم مقاصد کے ساتھ پاکستان داخل ہوا, اور ہم نے جذبہ خیر سگالی کے ساتھ اس کی توازہ کی, چائے کی پیالی پلا کے امن کی خواہش کے تحت اس کو واپس بھیجا. تو پاکستان سے کس طرح کی دہشت گردی کا لیبل ہے, یہ خود جو ہے اپنے مذموم مقاصد رکھتے ہیں اور گندے اور پرگندے عزائم. نہیں, آپ کشمیر کو اپنی شہرک کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سفارتی معاملے سے بڑھ کے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور چیز ہو. جبکہ لیبل جو ہے, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے. آج بھی آپ کو ٹیررسٹ لیبل کر کے بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. تو ہم تو جو وہاں اس وقت جو موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے میں میرے خیال میں کسی حد تک بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. دیکھیں, موجودہ دور میں کسی طریقے سے بھی آپ مذمت کے ساتھ مرمت کو جنگ و جدال کی صورت میں نہیں لے سکتے, کیونکہ موجودہ دور جو ہے وہ جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان جو ڈپلومیٹیکلی جو اپنی آواز اٹھا سکتا ہے, اور میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے کہ جب یہ 335 سے اور 370 کو منقطع کیا گیا, کہ ہمارے پاکستان کی جو سفارتی محاذ پہ کوئی اچھا کردار نہیں رہا, چونکہ سیکیورٹی کونسل کو, یو این او کو اور جنرل اسمبلی کو یہ چیز بابر کروانے کی ضرورت تھی کہ کشمیر پہ جو بھارت کی یک طرفہ کاروائیاں ہیں, جو ظلم و ستم ہے, جو جبر و استبداد ہے, یہ کسی بھی قانون کے تحت وہاں پہ روا نہیں رکھا جا سکتا. یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی ہے. لیکن پاکستان نے لاسٹ ٹائم جو بند کمرہ اجلاس تھا, جس میں 10 نان پرماننٹ ممبر تھے, 5 پرماننٹ ممبر تھے, جس میں صرف چین کی طرف سے پاکستان کے بیانیے کو وہ مانا گیا یا اس کی حمایت کی گئی, اور پاکستان نے کہا یہ ہماری فتح ہے. بلکہ پاکستان کو کنزیکٹیولی 1 سال سے کشمیر کے موقف پہ دوسری سٹیٹس کو آن بورڈ لینے کی ضرورت تھی, اور اپنے موقف کی تائید کے لیے OIC میں بھی جانے کی ضرورت تھی. ایٹ دی سیم ٹائم جو پرماننٹ ممبر سے, جو نان پرماننٹ ممبر سے, ان کی حمایت کی ضرورت تھی. کیونکہ میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا بھی یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جب آئین کی بالادستی کی کو ہم دیکھتے ہیں یا جنگ و جدال کی بات کرتے ہیں, تو جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. لیکن بھارت کو ایک چیز سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بھارت ہماری امن کی خواہش کو یا آئینی اور قانونی جنگ کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھے. لیکن پرسیپشن کو تو کاؤنٹر کیا جاتا ہے بیرسٹر صاحب, وہ پرسیپشن کو کاؤنٹر کرنے کا جو میکینزم تھا وہ کیا ہے؟ وہ میکانزم جو ہے وہ یہ تھا کہ ہمارا سیکیورٹی کونسل میں بند کمرے اجلاس کے بعد دوبارہ ہمارا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا, اور دوسری جتنی اسٹیٹس تھی ان کو پاکستان اپنے موقف میں آن بورڈ لیتا, اور ہم جنرل اسمبلی بھی دوبارہ جاتے, سیکیورٹی کونسل کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب ہم نے کلبھوشن یادو کی جوریسڈکشن جو ہے وہ آپ کر لی, ایڈمٹ کر لی, تو وائی ناٹ آن دی ایشو آف کشمیر کہ ہم انڈیا کو کہے کہ وہ بھی جوریسڈکشن آپ کرے. 1948 میں جس طرح یہ طے کیا گیا تھا کہ عالمی قراردادوں کی روشنی میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سولوشن سالو کیا جائے گا, تو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہماری UNO موجود ہے, سیکیورٹی کونسل موجود ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے, لیکن پاکستان جو ہے اپنے
जो डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, दूसरी रियासतों को ऑन बोर्ड नहीं ले सका, जिसकी वजह से हमें आज जी जनरल साहब से पूछे, जनरल साहब पाकिस्तान नहीं ले सका या पाकिस्तान नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। आज भारत जो है वो सबसे करीबी अमेरिका का अलाय है इस खित्ते में। देखिए, बात यह है कि अमेरिका का अलाई है, दुनिया के इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं चाइना की वजह से, यहाँ पे माली मफादात भी हैं कि एक बड़ी मार्केट है, ये सब चीजें मौजूद हैं। देखना ये होता है कि क्या आपको जो करना चाहिए था वो आपने किया। हो सकता है आप बहुत मेहनत करते तब भी शायद उसका रिजल्ट ये ना होता, लेकिन मेहनत तो करनी चाहिए थी ना, बिल्कुल, वो हमने नहीं की। और उसमें देखने की बात ये थी कि मेहनत का भी आपका एक मुकाम है। अपने नैरेटिव लेके भारत भी भाग दौड़ कर रहा है, उसकी भी डिप्लोमेसी हो रही है, उसके भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो दाएं बाएं फिर रहे हैं, दुनिया में अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके लोग उसको उनका नैरेटिव काउंटर करने की कोशिश करते हैं? आपके साथ जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ वो ये था कि पिछला दौर आपका 5 साल का बर्बाद हो गया आपकी फॉरेन पॉलिसी का, और अब आगे थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन वो भी जान नहीं है फॉरेन पॉलिसी में जो होनी चाहिए। 70,000 लोग आपके मारे गए दहशतगर्दी में, और दुनिया फिर भी आपको दहशतगर्द कहे। भारत सारी दुनिया में यही ढोल पीटता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, और इसकी वजह से कश्मीरियों की जद्दोजहद जो वो भी बदनाम हुई, क्योंकि कहा जाने लगा कि जनाब वहां भी पाकिस्तान करवा रहा है। तो ये टैग तो आपको करना चाहिए था। आप इसकी मिसाल देखिए कि कितना आपके साथ, यानी आपका इमेज कितना बर्बाद हुआ, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब की गई। बिल्कुल। जब पुलवामा का वाकया हुआ, इधर 1 घंटे के बाद, पुलवामा के 1-1.5 घंटे के बाद भारत ने इल्जाम लगा दिया कि जी पाकिस्तान ने किया है। शाम तक उसको 4-5 मुल्कों से गो हेड मिल गया कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। अमेरिका ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, फ्रांस ने कहा, जर्मनी। आप कोई बेहतर काउंटर मैकेनिज्म जो है वो ताहाल नहीं डेवलप कर सके, जबकि आज की दुनिया में यकीनन जो है वो ये जंगे, ये जो फिनोमेना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज आपको जो है मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये बयानियां जो है वो चेंज करना होता है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर रहमान मलिक, साबिक वजीर दाखिला हैं। रहमान मलिक साहब, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा, ये जिस किस्म की जो कॉम्प्रोमाइजिंग जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के बाद ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से हम हटते जा रहे हैं और अब हम जो है वो वाकई कश्मीर के मसले पे कुछ सीरियस हो रहे हैं। रहमान रहीम मंसूर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो मसला रहा है कि हम 70 साल से कश्मीर पे इंडिया की दी हुई पिच पे खेलते रहे, और पिच को खिलाते खिलाते हम पहुंच के पिछले साल और 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीर का स्टेटस जो है स्क्रैप कर दिया। और वो जो चाहते थे, जिस अंदाज से चाहते थे, और जो मैंने अपनी किताब मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन में प्रेडिक्शन की थी, उसकी एक एक चीज जो है सामने आ गई। यानी कि कश्मीर का स्टेटस जो है स्क्रैप हुआ, और डेमोग्राफी चेंजेस करने के लिए, यानी कि मुसलमानों को मिनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लिया है और वो देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी को 2 महीने या 4 महीने कश्मीर में मराया वो हिंदू वहां में वहां आ गए, हिंदू पंडित वहां आते। ये क्यों है? इस वक्त में कश्मीर में पाकिस्तान मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, और हिंदू खास तौर पे RSS ड्यूली कमांडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो मुसलमानों की तो करके जब रायशुमारी कराएगा तो दुनिया को बताएगा देखो जी ये तो बात ही खत्म हो गई है, मुसलमान तो कम हो गए हैं, ये तो रहते ही हिंदू है यहाँ पे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान की अभी तक क्या किया? ये नहीं चाहिए था कि ये 5 चीजें जो मेंशन कर रहा हूँ, जो सेंसस की जो फिगर है अभी की, ये रिकॉर्ड कराई जाए वहां पे यूनाइटेड नेशन में, ताकि ये कोई कल को कोई बात ना कर सके। रहमान साहब, ये फुकदान तो हमने देखा माजी की हुकूमतों में भी रहा, आज भी रहा कि हम अपना बयानिया जिस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। मैंने तो आपको अर्ज किया कि सब एक ही गली में उनकी गेम खेलते रहे, मैंने तो किसी को नहीं, मैंने आप उसमें ला रहा हूँ सब लोग। अब प्रॉब्लम ये है, देखें कि इस वक्त 1 साल हो गया कर्फ्यू लगे हुए, अब जो आज के बाद आखिर पे खुलती है तो इस टाइम पे खुलती है जब हम बात कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि एम्बेसडर सफीर बनूंगा, लेकिन अब सॉरी टू से मैं तो ब्लेम नहीं कर रहा, साल में क्या हुआ। अब कुरैशी साहब कहते हैं OIC हमारे साथ ना भी हो तो अब फिर भी चलेंगे। भाई ये जो समझने की कोशिश करें
कि यहाँ तकरीरें करने से, एक मिनट की फसली करने से, या नक्शा तुम्हारा बचपन से जब मन में दाखिल हुए तो यही, तो ये छोटे छोटे गिमिक्स जो है ये कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकते। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें उठना होगा, हर फोरम को इस्तेमाल करना। और मैं समझता हूँ कि OIC एक ऐसा फोरम है जिसको हमें अपनी तरफ विन करना पड़ेगा। अगर हम गेम कर देंगे वो ना भी आए तो कोई बात नहीं, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे डेलीगेशन जाएं। याद है उसको फैसला हुआ था पिछले साल जब स्क्रैप हुए थी कश्मीर का स्टेटस के साथ, दुनिया में हमारे जितने भी सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियन दूसरे, उनको भेजा जाएगा, इंटेलेक्चुअल्स को भेजा जाएगा, अपने जर्नलिस्ट को भेजा जाएगा। मुझे पता है कितने डेलीगेशन है, नहीं देख रहे हैं ये कि क्या हम क्या सीरियसली रहे, क्या हम कोई ऐसा मैसेज नहीं, ये जो मैसेज आ रहा है ऐसा नहीं आ रहा है कश्मीरियों के लिए। मैं ये समझता हूँ हमें अग्रेसिव होना चाहिए। रहमान भाई साहब, ये जो सऊदीया हेडेड OIC है, आपके ख्याल में ये किस हद तक फाल हो सकती है, या पाकिस्तान का जो शिफ्ट है जो रुक गया था कोलालमपुर समिट में ना जाने से, वो वहां जाना बेहतर होगा? मंसूर साहब आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं। जब तक आपके हाथ में पाँव में ताकत नहीं होती है, दिमाग में ताकत नहीं होती है, आपकी पॉलिसी में ताकत नहीं होती है, उसको तक आपके साथ कोई नहीं आता। मैं एक तरफ सवाल करता हूँ पूरी कौम से और आपसे भी। देखें, यादव इज अ टेररिस्ट, और आपको पता है कि वो कन्विक्ट हुआ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, और जो कानून उस वक्त लागू होता है जब क्राइम होता है तो कानून वही लगना चाहिए। लेकिन आप देखें कि वो ICJ में ले गया इंडिया, और हमें भी वहाँ मजबूरन जाना पड़ा। चलो चले गए। मैं कहता हूँ लेट्स यूज इट अदर वे राउंड। ये कानून अब पाकिस्तान और इंडिया पे लागू हो गया, ICJ पे जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अभी तक प्राइम मिनिस्टर को एज ए वार क्रिमिनल ड्रैग नहीं कर सके ICJ में? मैंने पूरे के पूरे डोजियर दिए हैं फॉरेन ऑफिस में, कमेटी में, हर मीटिंग में, हर फोरम में। मैं कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सारा देता मटीरियल। जब तक आप मेरा लफ्ज़ सुन लीजिए, हो सकता है अनपार्लियामेंटेरियन हो, कि जब तक हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की नथ नहीं डालेंगे उसको, जब तक उसको कटहरे में नहीं लाएंगे, उसकी जो जितनी उसने इस वक्त तक जो ज्यादतियां की हैं, जो किलिंग की है, मैच के लिए किलिंग की है, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, वो हरिंगा के मुसलमानों से ज्यादा है। अगर एक नेबेबिया का एक छोटा सा एक अब जो मिनिस्टर उठ के आ जाता है और वो उनको इंसाफ दिला सकता है, तो क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट, एक बड़ा मुल्क? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए ये कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल से जिससे हम गुज़िश्ता काफी अरसे से गुजर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान बनता है। रहमान साहब हमारे साथ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे कश्मीर का और मौजूदा जो खित्ते की बदलती हुई सूरत है। जनरल साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, पाकिस्तान के पास कोई और वे आउट है? ये बयान जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया यकीनन उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और वे आउट है कि आप चाइना को, ईरान को, तुर्की को, मलेशिया को, इनको बाईपास करते हुए आज भी उसी अमेरिका के अलाए रहें, आज भी जो है वो आप सऊदीया के साथ अटैच रहें? नहीं, देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हमारे दो तरफा मौजूद रहेंगे। हमारे ट्रुप्स वहाँ पे हैं, उनके साथ एक सिक्योरिटी का हमारा ताल्लुक मौजूद है। लेकिन ये चीज जो उनके सामने रखने की है, एक्सप्लेन करने की है, वो ये है कि आप बड़े हमारे मोहसिन हैं, बहुत आपसे हमें तवक्कुआत भी हैं और आप हमारी बड़ी मदद भी करते रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी जो वो मुकम्मल तौर पे आपके ताबे कर दें। अगर आपने पैसे दिए तो इसका मतलब ये है कि आपने खरीद ली हमारी फॉरेन पॉलिसी, वो नहीं है। हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं जो हमें गार्ड करने हैं, और नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क के हैं, उनके भी हैं। वो हो सकता है आपसे ये कहें कि जनाब आपने ईरान के बारे में अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी हुई है, हम आपको कुछ कहते हैं, या अगर आप यमन के मामले में हमारी मदद को नहीं आए, आपने अपनी फौज नहीं भेजी, तो क्या हमने कोई इतराज किया है, वो भी ये कह सकते हैं। लेकिन ये कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हर सूरत किसी सूरत भी सेक्रीफाइस नहीं करना, ये आपने पहले भी किया कि यमन में फौज नहीं भेजी क्योंकि आपका एक कौमी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, और दूसरी तरफ आज कश्मीर का मसला है, उसमें भी आप ये करें। तो जनरल साहब मेरी बात सुने, जनरल साहब मेरी बात सुनिए। जनरल साहब मजहर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं?
ये जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब जितने भी मुसलमान मुल्क खंडरात बने हैं, जो तबाही हुई है उसके पीछे सऊदी अरब का किरदार है। आज यमन के बच्चे रो रहे हैं, आज शाम के बच्चे रो रहे हैं, इराक में बच्चे रो रहे हैं। और ये जो मेरे दोस्त दोनों जनरल अमजद शोएब और रहमान मलिक, कोई सफारतकारी की बातें कर रहा है, कोई ओआईसी की, ओआईसी का किरदार शर्मनाक रहा हमेशा। बोस्निया का मसला था शर्मनाक, सर्बिया का मसला था शर्मनाक, चेचन्या का मसला था शर्मनाक, अफगानिस्तान का मसला था शर्मनाक किरदार, शाम का मसला था शर्मनाक, इराक का शर्मनाक, फलस्तीन का मसला शर्मनाक किरदार है ओआईसी का, कश्मीर का मसला शर्मनाक किरदार। और जहां तक आप कहते हैं अपना यूएन तो एक इंतजाम है इस्तेमारी कुव्वतों का। भाई जब अपना मसला होता है तो ईस्ट तिमोर फौरन रियासत बन जाती है, साउथ सुडान बन जाती है रियासत। मजहर साहब, आपकी अपनी पॉलिसी भी तो कोई चीज होती है ना, यहाँ महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर शिफ्ट आ जाता है, उसका क्या करेंगे? मैं जरा वजाहत करना था, में आप सुनिए तो सही। जी जनरल साहब, ये बदमाशी रखी हुई है। मैं आता हूँ मजहर साहब आपकी तरफ, मैं जनरल साहब से ले लूंगा। देखें, बात ये है, मदन साहब जो बात कह रहे हैं वो उसी पे बात आगे चलती है। वो ये है कि हमें भी कोई अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी उसको ओआईसी पे नहीं जाके मुंसलिक करना कि जो ओआईसी करे तो कब हम हिलेंगे वरना नहीं। ये तो आपका अपना काम है भाई। कभी तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर ओआईसी स्टेप नहीं लेगी तो हम मजबूर होंगे कि हम अपना जो अलग ब्लॉक करें। जैसा मेरा यही तो सवाल था, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता भी है? जी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात यह है, एक तो हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि जनाब जंग जो है वो हमारे टेबल पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर आपको आप ये कहें कि जनाब जंग अगर आपको हमें मजबूर किया गया तो जंग भी लड़ेंगे, ये हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन वो चीज वादे है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर एक जमादार मुल्क होता है, वो आप खुद बखुद जाके जंग में अपने आप को नहीं झोंकते। वो तो आप यूं रखिए कि उसमें नैरेटिव चाहिए। लेकिन आज अगर आपने नक्शा अगर एक साफ दिया, आप क्यों नहीं अपने ये जो इलेक्शन कमीशन है आजाद कश्मीर का, वो पूरे कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज अनाउंस कर दे और भारत में जो कश्मीर कब्जा किया हुआ इलीगली, वहां पे उनको लोगों को कहे कि आप अपने मेंबर खड़े करें, आप हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें रजिस्टर करें, अपने वोटर रजिस्टर कराएं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। भारत इसमें रुकावटें करेगा, उनके इंटरनेट बंद करेगा, लेकिन उन लोगों को एक चीज के बाद जनरल साहब ये सारी प्रैक्टिस करा भी ले तो भी नैरेटिव बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो आपकी ऐसी नहीं है कि आप दुनिया को ये दिखा सकेंगे। नहीं, कैपेसिटी बहुत है। दुनिया सिर्फ तलवार की दुकान समझती है, सब कुछ है हमारा, लेकिन काम नहीं करता। हमारी चला गया उस वक्त यूएन किधर सोई हुई थी। हमारी वो लगन नहीं है जो होनी चाहिए। मैं उसी स्पिरिट की बात कर रहा हूं। आप अगर जंग नहीं लड़ सकते, नहीं लड़नी है, तो आप नैरेटिव बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है उसको एनहांस कर सकते थे। उस पे आपने क्या किया? जी मदद साहब, ये हमारा कहना कि हम क्या जंग के बगैर हल नहीं है। मसूद साहब आप देखिए, हमारा आधा मुल्क चला गया कतर में, ये यूएन चुप रही, ये ओआईसी चुप रही। यार मैं बात कर रहा हूँ, खड़ा होकर ढाका में कहता है, मुझे ये बताइए कि इंडिया ढाका में खड़ा होकर कहता है मैं इकोनॉमी बानी के तहत हिस्सा लेता रहा। क्या किया यूएन ने, क्या किया सफारतकारियों ने, क्या किया ओआईसी ने? इन सब का किरदार ये जो ठेकेदार बने हुए ना ओआईसी या यूनाइटेड नेशन, शर्मनाक किरदार है, बिल्कुल शर्मनाक। उस पर कोई तकिया करें। ओआईसी का तो किस्सा ही खत्म है, उसके तो बात हम कर ही नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि उसके अलावा हमने क्या करना है, ये बात हो रही है। ओआईसी का जिक्र नहीं है। ओआईसी के लिए ओआईसी के खिलाफ ही तो जनरल साहब मुझे ये बताइए मंसूर साहब, जब से यूनाइटेड नेशन बनी है मुसलमानों की नस्ल खुशी हो रही है। मेरा तो बड़ा मौतबाना सवाल ये है कि सबसे सॉफ्ट जो आपका टारगेट हो सकता है, मैं उसकी तरफ जो है वो जानना चाह रहा हूं। उसमें आपने क्या किया? आप जंग नहीं लड़ रहे, आप तमाम चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। आपके जो नैरेटिव बिल्डिंग कैपेसिटी थी इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 10-15 साल में, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि लोग इस मीडिया इसी स्क्रीन के तहत जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। आप कहां खड़े हैं? मंसूर साहब एक ही तरीका है, जंग, सिर्फ जंग। मुसलमान तो तलवार से फतह करता है और ये बातों से, ये सफारतकारियों से फतह नहीं होती, कोई भी जंगों से फतह होती है। आज की जंग, मल्ला साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर बिल्कुल उसको कंसीडर भी कर लिया जाए तो आज की जंग की बुनियाद जो है वो यही मीडिया है, नैरेटिव बिल्डिंग है। वहां पे आप कहां खड़े हैं?
देखिए हमने कश्मीर पे 3 जगह लड़ी थी ना, देखिए तो कश्मीर आप हो गया, लद्दाख पे कब्जा किया है चाइना ने, अगर होगी तो उसी में होगी, तो ताकत लेकिन से ये किया, कोई गारंटी नहीं है कि उससे कश्मीर आ सफारतकारियों से नहीं किया, सफारतकारियों से कुछ नहीं मिलता। ये एक फ्रॉड है ये यूएन जो है, और ये ओआईसी उससे बड़ा फ्रॉड है। क्या किया इन्होंने? अगर मजलूम आपने मुल्कों के साथ जंग भी लड़नी है, अगर आपने जंग भी लेकिन लड़नी दुनिया है, को साइडलाइन तो करके हम आपको- बिल्कुल जो है वो आइसोलेशन में भी नहीं जा सकते बदर साहब आज की दुनिया में। लेकिन नहीं, सफारतकारी से आप माहौल पैदा करते हैं अपने फेवर का, जहां जंग लड़ सके, ताकि दुनिया को यकीन हो कि पुरअमन मामला जो चल सकते थे, जो कुछ हो सकता था पुरअमन तरीके से, वो आप कर गुजरे हैं, और आपके पास अब जंग के अलावा कुछ देखिए, आज की दुनिया को सीधा करने के लिए मंसूर साहब ये मुकदमा तो रखा जा सकता है ना कि ईस्ट तैमूर की रियासत कैसे मुल्क बन गई, साउथ सूडान का मसला कैसे हल हो गया, और ये जो मसले हल तलब हैं, कश्मीर है, फलस्तीन है, ये क्यों नहीं हल हुए? लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स हैं उसमें जो बुनियादी चीजें हम वहां कहाँ स्टैंड करते हैं मदर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। अभी हम बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं हम उनको हल नहीं कर पा रहे हैं। बात तो सुन लें, मैं बुनियाद की बात करता हूँ। ये यूएन जो है 57 इस्लामी मुल्क हैं, किसी इस्लामी मुल्क के पास वीटो पावर नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? ये बुनियाद ही गलत है, ये यूएन की बुनियाद ही गलत है, इसमें बड़ी आबादी को नजरअंदाज किया। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भी आपको सफारतकारी की जरूरत है। बैरिस्टर वक़ार साहब, बैरिस्टर साहब क्या देखते हैं, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? यकीनन खत्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, पाकिस्तान को कहीं स्टैंड लेना है। देखिए जी, मैं जो जनरल साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो हमारा ओआईसी है और हमारी जो यूएनओ है, इनका सिर्फ काम यही है कि जितनी ताकतवर रियासतें हैं इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और जहाँ पे पाकिस्तान की बात आए, कश्मीर की बात आए, चेचनिया, बोस्निया, अफगानिस्तान की बात आए, तो ये सारी इनकी बुनियाद ही गलत है। जब थर्ड वर्ल्ड तो मदर साहब, ये जो नया समिट बन रहा था कोलालमपुर समिट, वहां क्यों आप जो है वो उस वक्त आपने पर्दापोशी इख्तियार करी, ये बड़ा अहम सवाल है। आप खुद स्टैंड नहीं ले पाते। मैं जरूर ये कहूंगा कि जब कश्मीर पे हमारी माओ की गोदों को जाड़ा गया तो यही सऊदी अरेबिया था जो मोदी को वहां पे बुला के बारिश देते रहे। तो आप जब खुद गर्जी की भीड़ चढ़ाएंगे अपने मुल्की मामलात को या मुस्लिम उम्मा को, तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओआईसी जो है वो हमारे मौकफ में ऑन बोर्ड होगा या यूएनओ हमारे मौकफ में ऑन बोर्ड होगा? 1 साल से जब आप खुद कश्मीरियों के गले काटे जा रहे हैं, उनको ज़िबा किया जा रहा है जानवरों की तरह, उस वक्त आपको याद नहीं आया? 1 साल गुजर गया है, 1 साल के बाद कश्मीर कश्मीर आएगा, ये यूएनओ अपना नहीं होते। मदर साहब, तबरेज़ साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होता है। जनरल अमजद शोएब साहब, रहमान मलिक साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। यकीनन बुनियादी जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो इसके अलावा और कुछ नहीं है कि कौमें जो है वो अपने जो बुनियादी स्टांस होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। और माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान, यकीनन कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा मुख्तलिफ मौक़ों पर मुस्तकिल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे सामने आए। कुछ चीज़ें यकीनन जब कौमी मफादात की बात होती है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जाते। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।